इसीलिए 6 बजे का टाइम कह रहे थे। चलो देखा जाएगा। 6:30 हो सकता है क्या? सर 6:30 जैसा होगा मैं बता दूंगी। आपको 8:30 बजे की है ट्रेन? आप कंफर्म ना समझिए सर, क्योंकि हम 7 बजे बोल रहे हैं, क्योंकि 6:30 तो पता नहीं मैं आ पाऊंगी नहीं आ पाऊंगी नहीं पता। 6:30 तक हो जाए तो ठीक है, चलो 6:30 से 7:30 कर लेंगे, 1 घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे, है ना? और अगर नहीं हो पाता है तो फिर ठीक है, एक क्लास शॉर्ट रह जाएगी तो अगले हफ्ते कवर करेंगे उसको। ठीक, चलो अब मुद्दे पे आते हैं। डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले कॉन्सेप्ट के हमने क्वेश्चंस आपको भेजे थे कुछ, क्या उनको प्रैक्टिस किए और क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? वैसे सर मैं वाइवा था, मैं और कोई कर नहीं रही थी। हाँ तो वाइवा कल था ना आपका, तो वो तो नहीं पढ़ी? कल ही तो था इकोनॉमिक्स का, आपने बताया था, आपने बताया था कल ही था 18 तारीख को। मैंने 18 नहीं बोला था, 18 बोला था, मेरा वाइवा थर्सडे को है। 18 बोला था आपने। हमने नहीं बोला, हमने आपको किसी और बच्चे ने आपको बोला होगा, हमने नहीं बोला था। हमने आपको डेट ही नहीं बताई थी, हमने तो बोला था डे बताया था हमने। आपने 18 तारीख बोला था। ना मानिए आप सर मुझे क्या। और वाइवा रहा हो चाहे ना रहा हो, 2 एंट्री मारने वाले क्वेश्चन को करने में कितना ही समय लगता है, 5 मिनट लगते हैं, तो 5 मिनट नहीं देखे आपके पास। 5 और 6 क्वेश्चन भेजे थे, 30 मिनट में होमवर्क हो जाता। अब वाइवा के चक्कर में अकाउंट्स का होमवर्क नहीं करोगी, ये तो एक्सक्यूज बेकार है। बताइए, कितने, एक को क्वेश्चन नहीं किया है? एक को क्वेश्चन नहीं किए? नहीं नहीं। तो फिर बेकार है, ridiculous, pathetic. Your class performance is absolutely pathetic. Okay? कल करके भेज दूंगी मॉर्निंग में सर। नहीं, आपका ये एक्सक्यूज बहुत बेकार है कि इकोनॉमिक्स के वाइवा के चक्कर में आप 30 मिनट अकाउंट्स को नहीं दे पा रही हो दिन को, जबकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको प्रतिदिन मिनिमम 2 आवर्स देना वो चाहिए। आपके लिए एक क्वेश्चन 5 मिनट का है, मेरे लिए तो है ना 5 मिनट का है। वो 5 ही मिनट का है, चाहे किसी के लिए भी हो। 2 एंट्री मारने में तुम्हें क्या 10 मिनट लग जाएंगे? मैंने आपके हिसाब से बताया 5 मिनट, अपने हिसाब से तो मैं 2 मिनट बोलता। ठीक है, 2 एंट्री मारने में 5 मिनट दे रहा हूं आपको, 2.5 मिनट एक एंट्री पे। 2.5 मिनट तो एक एंट्री पे लगते ही, एक एंट्री तो 30 सेकंड में होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको 5 मिनट मिल रहे हैं। 5 × 6 30 मिनट में दे सकते हो तुम, और 2 दिन बाद क्लास हो रही है, मतलब 48 घंटे बाद क्लास हो रही है। सोचो, 48 घंटे में तुमने 30 मिनट नहीं दिया अकाउंट्स को। दिस इज एब्सोल्युटली पैथेटिक। ओके, बस इससे ज्यादा इंग्लिश में मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता। अब मैं वही वाले क्वेश्चन उठाता हूं। देखो, इसमें सबसे पहले रिलायंस कंपनी वाला एक क्वेश्चन भेजा था मैंने आपको, ये आपके होमवर्क में कंटिन्यू रहेगा, ये मैं अभी नहीं करवाऊंगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मैं अभी करवाऊंगा नहीं, क्योंकि कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिया मैंने, इसमें और कुछ नई बात है नहीं। फिर इसके बाद अ कंपनी एस्टैब्लिश बिजनेस फॉर 4 लाख रुपए, पेबल 1,30,000 इन कैश एंड द बैलेंस बाय 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 रुपए ईच, ये भी मैं नहीं करवाऊंगा, ये भी कंटिन्यू रहेगा होमवर्क में। नेक्स्ट है डी लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ 2 लाख रुपए फ्रॉम
ई लिमिटेड ऑन 1/1/2001 50,000 वर पेड इमीडिएटली एंड द बैलेंस इशू ऑफ 1,60,000 रुपए 12% डिबेंचर्स इन डी लिमिटेड पास द नेसेसरी एंट्रीज। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि नहीं व्हाट्सएप पे जो मैंने भेजे थे, मैं वहीं से डिक्टेट कर रहा हूँ। सर अभी मेरे पास फोटो नहीं है, मैं मांग रही हूँ। पेपर में है? दूसरों के बाद सेंड कर रही हूँ। हाँ सेंड कर रही हूँ, अभी है नहीं फोटो में तो। अरे मुझे क्या सेंड कर रही हो? मैंने आपको जो क्वेश्चन सेंड किए थे व्हाट्सएप पे उस दिन, मैं वहां से ये क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, ये कह रहा हूँ। आपको नहीं कर रही, मैं अपने दूसरे नंबर पे सेंड कर रही हूँ देखने के लिए। अच्छा, तो ये रिलायंस कंपनी वाला और फिर ये कंपनी परचेज एस्टेब्लिश बिजनेस ऑफ 4 लाख, ये तो कंटिन्यू रहेगा ही होमवर्क में। साथ ही साथ डी लिमिटेड वाला क्वेश्चन भी कंटिन्यू रहेगा होमवर्क में। वाई लिमिटेड वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं अभी, ये जो इसके बाद है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। वाई लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीनरी फॉर 2 लाख रुपए फ्रॉम जेड लिमिटेड, ठीक है। 20% of the amount was paid by Y Limited by accepting a bill of exchange in favor of Z Limited, ठीक है। तो Y Limited ने क्या किया है, एक मशीन खरीदी है। Y Limited ने आप देख रहे हो सर क्वेश्चन? हाँ ठीक है, खोल लिया क्वेश्चन। हाँ ओके एक सेकेंड। तो वाई लिमिटेड ने जेड लिमिटेड से उसका प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, ठीक है। वाई लिमिटेड ने जेड लिमिटेड से उसका प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए। प्लांट एंड मशीनरी जो खरीदा है जेड लिमिटेड से, उसकी वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो हमें एंट्रीज करनी है किसकी बुक्स में, हमें एंट्रीज करनी है वाई लिमिटेड के बुक्स में, ठीक है। तो वाई लिमिटेड क्या एंट्री करेंगे, तो वाई लिमिटेड क्या एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी हम लोग खरीद रहे हैं, तो एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट डेबिट करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। और पेमेंट किसको करनी है फ्यूचर में इसकी, जेड लिमिटेड को, तो जेड लिमिटेड का अकाउंट करेंगे क्रेडिट, कितने से, 2 लाख रुपए से, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री, इसके बाद 2 लाख में 20% कितना होता है, 40,000 रुपए। 40,000 रुपए हमने तुरंत पे कर दिए। 40,000 रुपए जेड लिमिटेड को, जेड लिमिटेड को कितना पे करना है, 2 लाख, लेकिन 20% अमाउंट तुरंत पे कर दिया गया। और कैसे पे किया है, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज यानी बीपी पे किया है, बीपी के थ्रू। तो बीपी अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, कितना अमाउंट पे करेंगे, 40,000 तुरंत पे कर दिया गया, ओके। और जो बचा हुआ अमाउंट है, दैट वाज पेड बाय इशूइंग 6% डिबेंचर्स ऑफ 1,000 रुपीज ईच, ठीक है। तो बचा हुआ अमाउंट कितना है, 1,60,000 रुपए पे करने, और वो अमाउंट हम कैसे पे करेंगे, 1,000 रुपीज का एक डिबेंचर इशू करेंगे। और 1,000 रुपीज का जो एक डिबेंचर इशू करेंगे, 25% प्रीमियम पे इशू करेंगे। 1,000 का 25% कितना होता है, 250 रुपए। तो 1,000 प्लस 250 कितना हो जाएगा, 1,250 रुपए का एक डिबेंचर इशू होगा, कितने का, 1,250 रुपए का एक डिबेंचर इशू करेंगे। तो टोटल कितने डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे यहाँ पेमेंट के लिए, टोटल हम कितने डिबेंचर्स इशू करेंगे पेमेंट के लिए, देखते हैं। 1,60,000 डिवाइड बाय 1,250, 128, टोटल 128 डिबेंचर इशू करेंगे 1,250 रुपए ईच के हिसाब से। और फिर 1,60,000 पे कर देंगे किसको, जेड लिमिटेड को। तो जेड लिमिटेड को डेबिट करेंगे,
1,60,000 टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट 128 इंटू 1,000 कितना होता है 1,28,000 रुपए और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना हो जाएगा 128 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 32,000 रुपए 25 रुपए प्रीमियम है ना तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे क्लियर है कि नहीं जेड को क्यों आपने की क्या कह रही हो जेड क्यों लिखा क्वेश्चन पढ़ो मशीन किससे खरीदी है क्वेश्चन पढ़ो और बताओ मशीन किससे खरीदी है जेड से तो किसका नाम लिखना चाहिए वहां पे किसको पेमेंट करनी चाहिए वो उस पे खरीदी है क्या क्रेडिट पे और क्या क्रेडिट पे ही तो खरीदते हैं पहले उसके बाद पेमेंट करते हैं यही तो उस दिन भी कर रहे थे क्लियर है ओके ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं राधा लिमिटेड परचेस्ड मशीनरी वर्थ 4 लाख रुपए फ्रॉम कृष्णा लिमिटेड ऑन 1/1/2001 1,00,000 रुपए वर पेड इमीडिएटली एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ 2,80,000 रुपए 12% डिबेंचर्स इन राधा लिमिटेड ठीक है 2,80,000 रुपए के डिबेंचर यहाँ इशू किए हमने राधा लिमिटेड को ठीक है राधा लिमिटेड ने 2,80,000 रुपए के डिबेंचर इशू किए हैं चलो ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसके बाद वाला जो है वो होमवर्क में कर लेना आप ये वाला कर लोगी कि ये वाला करवाया जाए क्या लग रहा है राधा लिमिटेड वाला ये क्वेश्चन हो जाएगा राधा लिमिटेड वाला बताओ जल्दी बोलो यस सर हो जाएगा तो फिर मैं क्या है करना क्या है एंट्रीज करनी है जैसे इस क्वेश्चन में की वैसे अगले क्वेश्चन में करनी है ये क्वेश्चन कर पाओगी कि नहीं सर कुछ बताइए तो करना क्या तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं इसके जो इतने सारे क्वेश्चन पिछली क्लास में करवाए थे और शेयर्स वाली क्लास में जो इसके क्वेश्चन करवाए थे अगर क्लियर है तो तुमको ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है तुम्हें ठीक है नहीं बताओ क्या करना है एक्सप्लेन करो ये पूरा क्वेश्चन मुझे कर दूंगी नहीं एक्सप्लेन करो इतना वाहियात डाउट पूछा है तो पूरा पोस्टमार्टम करते हैं आपके डाउट का पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करो राधा लिमिटेड ने मशीनरी परचेज की है कृष्णा लिमिटेड से ठीक तो अब क्या किया जाए और 1 लाख तुरंत दे दिए थे और बैलेंस का पेड बाय 1 लाख कैसे दिए कैसे दिए कैश में दिए बैंक के थ्रू दिए कैश में बैंक के थ्रू दोगी 1 लाख रुपए कोई कैश में नहीं पे करता है चेक के फॉर्म में पे करता है ठीक और बैलेंस अमाउंट जो है वो डिबेंचर्स के रूप में दी है 2,80,000 की बैलेंस अमाउंट बचेगा कितना बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा 3 लाख हाँ 3 लाख का अमाउंट आपने पे किया है 2,80,000 के डिवेंचर इशू करके तो यहाँ प्रीमियम पे डिवेंचर्स इशू कर रही हो कि डिस्काउंट पे डिस्काउंट कैसे 3 लाख कम का किया ना ये 2,80,000 जो है ये फेस वैल्यू है 2,80,000 रुपए के डिवेंचर जो आप इशू कर रहे हो ये फेस वैल्यू है डिवेंचर्स की ठीक है
क्लियर है? और 3 लाख की पेमेंट, 3 लाख की पेमेंट अगर आप कर रही हो और आपको सिर्फ 2,80,000 के डिवेंचर इशू करने पड़ रहे हैं, तो ये कंपनी के लिए तो प्रॉफिट की चीज है ना, ये हमारे लिए प्रॉफिट की चीज है कि नहीं? 3 लाख की पेमेंट के लिए आप 3 लाख की पेमेंट करने में आप 2,80,000 के डिवेंचर इशू कर दो और पेमेंट फाइनलाइज हो जाए, तो ये तो आपके फायदे की चीज है ना। ये 20,000 का फायदा क्या हुआ आपका? ये प्रीमियम हुआ, तो 20,000 के प्रीमियम पे शेयर इशू कर रहे हो। समझिए आप? ये केस अगर वाइसा वर्सा होता, यानी 2,80,000 की पेमेंट करनी होती और 3 लाख के डिवेंचर हम इशू कर रहे होते, वहां हमारा घाटा हो रहा होता कि पेमेंट की अमाउंट कम थी और आपने डिवेंचर ज्यादा इशू कर दिए, तो वहां पर डिस्काउंट होता। समझी कि नहीं? ओके। कोई डाउट इसमें? नो। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ। क्या आप समझाना है कि क्या करना है इसमें, बताओ। कर दूंगी होमवर्क में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड एज अंडर। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के एसेट्स खरीद लिए, बढ़िया बात है। तो हम क्या करें उसमें? हम एंट्री करेंगे उसकी, जो एसेट्स खरीदे हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला टाइप जो था क्वेश्चन का, ये हमने शेयर्स में बहुत किया था, डिवेंचर्स वाले में नहीं किया है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे एसेट्स वगैरह खरीद के ले आते थे एक साथ, तो कुछ करना नहीं होता है। शेयर्स में हमने सीखा था सारे के सारे एसेट्स जो खरीद के लाए सबको डेबिट कर दो। तो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट डेबिट करेंगे, कितने से? 20 लाख रुपए का खरीद के लाए हैं। अच्छा ये देखो, ये ध्यान से पढ़ना है इसमें। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के एसेट्स खरीदे हैं और फिर पढ़ो क्या लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 20 लाख रुपए एट 18 लाख रुपए। इसको पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी थी 20 लाख की, लेकिन हमने खरीदी कितने पे है? 18 लाख पे। यानी वाई लिमिटेड उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 20 लाख पे रिकॉर्ड करता था, पर उसने सौदा हमारे साथ किया है 18 लाख में, यानी हमें वो प्लांट एंड मशीनरी पड़ी है 18 लाख की। तो मुझे यहां बताओ कितने रुपए डेबिट करने चाहिए प्लांट एंड मशीनरी में, 18 लाख की 20 लाख? 18 लाख। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। जितने का मुझे पड़ा है मुझे उससे मतलब होना चाहिए। वाई लिमिटेड अपनी बुक्स में कितने पे रिकॉर्ड करता है, उससे क्या लेने देने मुझे। लैंड एंड बिल्डिंग में भी यही बात है, 30 लाख के थे, 42 लाख का खरीदा है हमने, तो हम कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? जितने पे हमने खरीदा है, 42 लाख। ठीक है, फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 55 लाख रुपए। परचेज कंसिडरेशन 55 लाख है, यानी वाई लिमिटेड को मैं कितना पे करूंगा? वाई लिमिटेड के ओनर्स को 55 लाख रुपए। ठीक है, अब जरा डेबिट के टोटल्स कर लो, कितना हो जाएगा? 18 42 60 लाख, और क्रेडिट पे कितना है? 55 लाख, यानी 5 लाख बैलेंस बच रहा है ना क्रेडिट साइड। वो जो बैलेंस बच रहा है क्रेडिट साइड पे 5 लाख, वो मैं किसके थ्रू बैलेंस करूंगा? कैपिटल रिजर्व के थ्रू। कैसे? कैपिटल रिजर्व के थ्रू, बैलेंसिंग फिगर। सेकंड, 10 लाख रुपए कैश में पे कर दिए। जो अमाउंट पे करना है ना 55 लाख का, उसमें से 10 लाख रुपए हमने क्या कर दिया? तुरंत कैश में पे कर दिए। और जो बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट है वो हमने डिवेंचर इशू किया है, उसके लिए 100 रुपए का प्रत्येक डिवेंचर है, जिसको हमने 20% प्रीमियम पे इशू किया है। ठीक है, वाई लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख रुपए। थर्ड, अब बचा हुआ अमाउंट कितना है? 45 लाख। 45 लाख मुझे पे करना है। ठीक है, बचा हुआ अमाउंट कितना है? 45 लाख मुझे पे करना है। प्रत्येक डिवेंचर मेरा 100 रुपए का है, जिसको मैं 120% मतलब 20% प्रीमियम यानी 120 रुपए पे इशू कर रहा हूं। तो टोटल कितने डिवेंचर्स इशू कर रहा हूँ मैं?
पेमेंट के लिए वाई लिमिटेड को टोटल कितने डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, निकाल लेते हैं। 45 लाख डिवाइडेड बाय 120, 37,500। कितने डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, 37,500। ठीक है, वाई लिमिटेड डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, 37,500 इंटू 100 कितना हो गया, 37,50,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट करेंगे, $37,500 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 7,50,000। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? यस सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। देखो, कोलैटरल सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है कि अगर आपको कोई चीज कभी लोन लेना पड़ रहा है ना, तो लोन के साथ कुछ चीज आपको गिरवी रखनी पड़ती है ना, तो जो चीज गिरवी रखते हैं उसको कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो यदि हम बैंक के पास लोन लेने जाते हैं ना, तो बैंक लोन लेते वक्त हमें कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। स्टॉक गिरवी रखने पड़ सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स गिरवी रखने पड़ सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो स्टॉक और फिक्स्ड एसेट्स के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, डिबेंचर्स को भी गिरवी रख सकते हैं। स्टॉक और फिक्स्ड एसेट्स के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, डिबेंचर्स को भी गिरवी रख सकते हैं। क्लियर है, समझ गई कि नहीं? तो अगर हम जब लोन लेके आ रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि मैंने मान लो 2 लाख रुपए का लोन लिया है, मैंने मान लो 2 लाख रुपए का लोन लिया, तो मैं एंट्री क्या करूंगा उस लोन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ये एंट्री करूंगा लोन लेने की। कितने रुपए का लोन लिया मैंने, 2 लाख रुपए का। बराबर है कि नहीं बताओ, बराबर है, यही एंट्री करूंगा। हाँ, लोन मेरी लायबिलिटी है, बढ़ रही है क्रेडिट, और पैसा मेरे पास आया तो डेबिट बैंक अकाउंट। ठीक है, अब ये जो लोन मैंने लिया ना, ये जो लोन मैंने लिया है ना, ये लोन मैंने लिया है अपने डिबेंचर्स को गिरवी रख के। ठीक है, अपने डिबेंचर्स को मैंने इसके लिए क्या किया है, गिरवी रखा है। उसके बाद मैंने ये लोन लिया है। मान लो मेरे पास टोटल डिबेंचर्स कितने रुपए के हैं, टोटल मेरे पास मान लो 12% डिबेंचर्स हैं, और टोटल 10 लाख रुपए के मेरे पास डिबेंचर्स हैं। टोटल 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं मेरे पास, कंपनी के पास 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स मैंने टोटल इशू किए हुए हैं। ठीक है, अब 10 लाख में से 2.5 लाख रुपए के डिबेंचर मैंने गिरवी रख दिए। 2.5 लाख रुपए के डिबेंचर मैंने क्या किए हैं, गिरवी रखे हैं सिक्योरिटी के तौर पे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है? गिरवी रखा, ओके। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट, समझ गई? अब ये लोन मैंने ले लिया 2 लाख का, ठीक, इसकी तो आपने एंट्री रिकॉर्ड कर दी है, पर ये जो 2.5 लाख रुपए के डिबेंचर्स मैंने गिरवी रखे हैं ना, इसका मैं क्या करूंगा, इसका भी तो कोई इफेक्ट दिखाना पड़ेगा ना। इसका इफेक्ट मैं बैलेंस शीट में दिखाता हूं। तो एक एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है, इसके साथ साथ बैलेंस शीट का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है। एक्सट्रैक्ट यानी एक टुकड़ा, बस, एज एट
31 मार्च जो भी ईयर है, ठीक। ये रहा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, और प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब लोन हो चाहे डिबेंचर्स हो, दोनों ही हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं। क्या होती हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं, ठीक है। तो लायबिलिटीज के अंदर जो हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज की हेडिंग होगी उसके अंदर ये लिखी जाएंगी, ठीक है। अब ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मेरी कितने रुपए की हो जाएंगी बताओ? 10 लाख रुपए के मेरे पास डिबेंचर थे कि नहीं, और 2 लाख का अब लोन ले लिया है तो 12 लाख के मेरे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? और प्रीवियस ईयर में मैं क्या लिखूंगा? पहले मेरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी थी? पहले कितनी थी? 10 लाख थी, क्योंकि पहले मेरे पास लोन नहीं था। बराबर है कि नहीं? लोन लेने से पहले 10 लाख थी तो प्रीवियस ईयर की अमाउंट 10 लाख, और लोन लेने के बाद 12 लाख हो गई तो करंट ईयर की अमाउंट 12 लाख। समझ गए कि नहीं? यस पर सर इसमें तो हमने अभी यस सर। सिक्योरिटी वाला कोई इफेक्ट लगाया नहीं। सिक्योरिटी वाला जो इफेक्ट दिखाएंगे ना, वो ये नोट नंबर देख नहीं रही, उसमें मैंने 1 पॉइंट डाला है, 1। तो मैं अभी इसके नीचे एक नोट्स टू अकाउंट्स बनाऊंगा। वो नोट्स टू अकाउंट्स मैं यहां बना रहा हूं, बैलेंस शीट के ठीक नीचे बनता है। इस नोट्स टू अकाउंट्स में मैं ये इफेक्ट दिखाऊंगा। में तो आप कुछ नहीं डालते थे ना। कुछ भी नहीं, 1 2 3 4 करके डाला जाता है। यहां पे एक ही चीज लिख रहा हूं तो 1 डाल रहा हूं, लेकिन जब पूरी बैलेंस शीट बनाया करूंगा ना, तो उस समय मैं 1 2 3 4 करके हर आइटम के आगे नोट डालूंगा, जिसका भी मुझे बाइफरकेशन करना होगा नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक है ना। हर किसी का बाइफरकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जिन चीजों का करना पड़ता है उसके आगे नोट नंबर डालना पड़ता है, ठीक है। हाँ, अब यहां डालते हैं नोट नंबर 1। वो किसके लिए था? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए था। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सबसे पहला क्या है? 12% डिबेंचर्स। कितने रुपए के हैं? 10 लाख रुपए के। और ये जो 12% डिबेंचर्स हैं, इसमें से सिक्योर्ड सिक्योरिटी के तौर पे आपने कितने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं? 2.5 लाख रुपए के, है ना। तो यहां पे आप एक नोट देंगी, सिक्योर्ड बाय वे ऑफ 12%। नहीं छोड़ो, इसके नीचे नहीं दोगी, इसके नीचे नोट मत देना। नोट आप इसके नीचे दो। इसी के बाद ये लिखोगी बी, बैंक लोन। और लोन आपने कितने का लिया है? 2 लाख रुपए का, ठीक है। 2 लाख रुपए का लोन लिया है। इसके नीचे लिखो सिक्योर्ड बाय वे ऑफ 12% डिवेंचर्स ऑफ 2.5 लाख रुपए। क्लियर है? ये आपने शो कर दिया कि 2.5 लाख रुपए के डिवेंचर आपने इशू किए हैं सिक्योरिटी के तौर पे इस लोन के लिए, ठीक है। ये होता है कोलैटरल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट, और इसकी अकाउंटिंग इस तरीके से की जाती है थोड़ा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? एक एंट्री पास की जाती है और उसके बाद बैलेंस शीट में इसका रिप्रेजेंटेशन, बैलेंस शीट में रिप्रेजेंटेशन इसका किया जाता है। समझ में? कुछ डाउट? मतलब लेकिन एक थोड़ा सा अलग है ना, आपको दोबारा बताना पड़ेगा ये वाला।
इसमें क्या दोबारा बताना है, फिर से पूछो जो डाउट हो। मतलब इसका फॉर्मेट वगैरह अकाउंट वगैरह अलग बन रहा है ना, तो वही। फॉर्मेट क्या अलग बन रहा है? नोट्स टू अकाउंट्स तो नॉर्मल बनाऊंगी एक स्टेटमेंट की तरह, ठीक है। और ये इसमें सिर्फ अभी आप लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ही लिखोगी क्योंकि और कुछ तो है नहीं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप देख लो, 4 कॉलम बन रहे हैं, पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, फिर करंट ईयर के अमाउंट, फिर प्रीवियस ईयर के अमाउंट, ठीक है। एसेट्स वगैरह का झाम आपको देखना नहीं है क्योंकि वो इस चैप्टर में यूज होगा नहीं। आप बस एक हेडिंग डालोगी क्या, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और इक्विटी और लाइबिलिटीज के अंदर लिखोगी नॉन करंट लाइबिलिटीज, और उसके अंदर डालोगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्लियर है? अब क्योंकि बैंक लोन हो चाहे डिवेंचर्स हो, दोनों लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं। दोनों आपने बोरोइंग्स किसके लिए कर रखी है? लंबे समय के लिए कर रखी है, ठीक। अब लोन लेने से पहले आपकी बोरोइंग्स कितनी थी? 10 लाख रुपए की, केवल आपके पास डिवेंचर्स थे, तो प्रीवियस ईयर की अमाउंट हो गई 10 लाख रुपए। अब लोन लेने के बाद आपकी बोरोइंग्स हो गई 12 लाख की, तो करंट ईयर की अमाउंट कितनी हो गई? 12 लाख हो गई, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बाइफरकेशन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मल्टीपल आइटम्स हैं, इसलिए हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं और उसमें आके बाइफरकेशन कर रहे हैं कि 12% डिवेंचर्स है 10 लाख के, बैंक लोन हमारा है 2 लाख का, 10-12 लाख की अमाउंट हो गई टोटल। अब बैंक लोन के नीचे बस एक छोटा सा नोट दे देना है कि इसमें से 2.5 लाख रुपए के डिवेंचर्स सिक्योर्ड है बाय, 2.5 लाख रुपए का लोन, मतलब जो लोन है वो सिक्योर्ड है बाय वे ऑफ 12% डिवेंचर्स ऑफ 2.5 लाख रुपए। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं ये बात? क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। चलो फिर मैं इसको करने का एक और मेथड आपको बताऊंगा, फिर आप स्वयं चुनना कि कौन सा मेथड ज्यादा सही है, ठीक। इसको करने का ये फर्स्ट मेथड हुआ जो मैंने अभी बताया ना, इस ये वाले क्वेश्चंस को करने का ये फर्स्ट मेथड है, पर मैं एक और मेथड बताता हूं। यही वाला केस सेम लेते हैं और सेकंड मेथड से करते हैं। सेकंड मेथड में हम डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट के नाम का एक अकाउंट यूज करते हैं, डिबेंचर सस्पेंस नाम की एक चीज यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, सेकेंड मेथड में हम पहली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने का लोन लिया था? 2 लाख रुपए का, तो ये एंट्री कर दीजिए। इसके बाद एक सेकेंड एंट्री भी पास होगी, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री क्या होगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट ठीक है, और टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। क्लियर है? और ये अकाउंट कितने रुपए से रिकॉर्ड होगा? जितने रुपए के डिबेंचर आपने इशू किए हैं सिक्योरिटी, कितने रुपए के इशू किए हैं? 2.5 लाख रुपए के। क्लियर है? बस बैलेंस शीट जैसे बन रही है वैसे ही बनेगी। 10 लाख का अमाउंट था बिफोर इशू टेकिंग लोन, तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट बोरोइंग्स का कितना हो जाएगा? 10 लाख, और लोन लेने के बाद बोरोइंग्स का अमाउंट कितना हो गया? 12 लाख, तो यहाँ 12 लाख रिकॉर्ड होगा, जैसे था वैसे ही रहेगा। अब आते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स में आप रिकॉर्ड करेंगे 12% डिबेंचर्स। पहले आपके डिबेंचर्स की वैल्यू थी 10 लाख, अब आपने यहां पे 12% डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट किया है। कितने से क्रेडिट किया है? 2.5 लाख रुपए से क्रेडिट किया है, ठीक है। कितने से क्रेडिट किया है? 2.5 लाख रुपए से क्रेडिट किया है। तो 2.5 लाख रुपए से क्रेडिट किया है, तो अब आपकी डिबेंचर्स की अमाउंट बन रही है 12,50,000 रुपए, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट इसमें से माइनस कर दिया जाता है, ठीक। कितने का है? वो 2.5 लाख का है, माइनस कर दोगे कितना बचेगा? 10 लाख। क्लियर है?
और सेकंड चीज क्या है, बैंक लोन हाँ 2 लाख। क्लियर है? बस जब आपने सेकंड वाला मेथड अडॉप्ट कर रहे हो ना, तो बैंक लोन के नीचे कोई नोट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाला तरीके से कर रहे हो तो बैंक लोन के नीचे वो नोट देना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर, कौन सा वाला मेथड ज्यादा सही लगा? ये वाला। ये वाला ज्यादा सही लगा है, तो आगे के क्वेश्चंस में इसी मेथड से करें। हम्म, हम्म, अपनी कॉपी उठाओ और उसमें क्वेश्चन लिखो। ये बताओ, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे लिया, ठीक है, और इसको दोनों मेथड आपको समझा दिए हैं, सॉल्यूशन करवा दिए हैं। मुझे ये बताओ कि इसका कोई क्वेश्चन मैं, क्योंकि ये मैंने सिचुएशन हाइपोथेटिकली क्रिएट की थी, तो इसका क्वेश्चन मैं लिखवा दूं आपको कि नहीं, कि आपको समझ में आ गया है चीजें? लिखा दूं मतलब आपका? इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बना, ये जो मैंने क्वेश्चन अभी यहाँ पे सिचुएशन ली थी, ठीक है, यहाँ पे मैंने जो अभी सिचुएशन ली आपकी, वो मैं उसके ऊपर कुछ वो क्वेश्चन आपको लिखवा दूं कि जो सिचुएशन ली थी, कि आपको समझ में आ गया है इतने से ही, अब आप क्वेश्चंस कर लोगे हैं? या वो जो आप क्वेश्चन लिखाएंगे वो आप अभी कराएंगे? नहीं, मैं ये वाला जो अभी कोई सिचुएशन ली थी, इसके ऊपर क्वेश्चन लिखवाने की बात कर रहा था। इसके ऊपर क्वेश्चन लिखवाने की जरूरत है कि ये समझ में आ गया है बस? ठीक है, क्वेश्चन लिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो क्वेश्चन अब जो करना है वो लिखिए फिर। अल्फा लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ 1,20,000 रुपए। अल्फा लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ 1,20,000 रुपए from a bank. Alpha Limited took a loan of 1,20,000 रुपए from a bank and deposited 1,600 10% debentures of 100 रुपए each and deposited 1,600 10% debentures of 100 रुपए each as collateral security along with primary security worth 2 लाख रुपए। along with primary security worth 2 लाख रुपए। full stop। कोलैटरल सिक्योरिटी के बाद क्या है? along with primary security worth 2 लाख रुपए। full stop। after 2 months comma after 2 months comma
कंपनी अगेन टुक अ लोन ऑफ 80,000 रुपए फ्रॉम अ बैंक. कंपनी अगेन टुक अ लोन ऑफ 80,000 रुपए फ्रॉम अ बैंक and deposited 1200 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपए ईच as collateral security, full stop, and deposited 1200 8% डिबेंचर्स of 100 रुपए each as collateral security, full stop. Record necessary journal entries, full stop. Record necessary journal entries, full stop. चलो ये क्वेश्चन कर लेंगी. ये नहीं क्वेश्चन करूंगी. क्यों? किस खुशी में? पूरा टाइम लग जाएगा, इसकी जगह आप फिर अगला करा दीजिए. बात तो सही है. ये बात आपने बिल्कुल उचित कही कि आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा. हम्म हम्म चलो होमवर्क में करोगी फिर ये? पहले ही कम है कैसा होमवर्क. चलिए ठीक है, देखती हूँ. कम तो ही है. वो वाले क्वेश्चंस कोई होमवर्क थोड़ी है, वो तो हंसी मजाक है. 5 मिनट वाले क्वेश्चन है सब. फिर अगला क्वेश्चन लिखो जो अभी करेंगे. वो आप लिख दीजिए. हम लिखें? नहीं, हम नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगी. लिखो. बी लिमिटेड issued डिबेंचर्स ऑफ 1,00,000 रुपए. बी लिमिटेड issued डिबेंचर्स ऑफ 1,00,000 रुपए which were issued as follows. Which were issued as follows. B Limited issued debentures of 1,00,000 रुपए which were issued as follows. follows के बाद कोलन और डैश लगा लो. follows के बाद कोलन और डैश लगा लो. पॉइंट नंबर 1 लिखो इसके नीचे. फॉर कैश एट 90%. फॉर कैश एट 90%. ठीक है. 90% के आगे, ठीक है, जैसे आपने ये 90% लिखा ना, इसके आगे ऐसे डैश लगाना और लिखो 50,000 रुपए और ब्रैकेट में नॉमिनल. ठीक है, 50,000 रुपए और ब्रैकेट में नॉमिनल. सेकेंड पॉइंट लिखो. फॉर क्रेडिटर फॉर 20,000 रुपए. फॉर क्रेडिटर फॉर 20,000 रुपए कैपिटल एक्स. रुक जाओ. लास्ट लाइन क्या लिखी है अभी? फॉर क्रेडिटर फॉर 20,000 रुपए है ना.
फुल स्टॉप लगाओ और उसी के और नीचे कैपिटल एक्स भी। कैपिटल एक्स भी लिख दिया। कैपिटल एक्स को काटो जरा और फिर अगली लाइन में आके लिखो। पॉइंट चेंज नहीं करना है, थर्ड पॉइंट पे नहीं आना है, अगली लाइन में आके लिखो। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम, और क्लेम के बाद जैसे क्लेम लिखा आपने, क्लेम के बाद ऐसे डैश लगाओ और फिर लिखो 25,000 रुपए और ब्रैकेट में नॉमिनल। 25,000 रुपए और ब्रैकेट में नॉमिनल। ठीक है, सर कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम, 25,000 रुपए और ब्रैकेट में नॉमिनल। अब थर्ड पॉइंट लिखो, टू बैंकर्स फॉर अ लोन ऑफ 15,000 रुपए एज कोलैटरल सिक्योरिटी, टू बैंकर्स फॉर अ लोन ऑफ 15,000। 25,000 है ना। हाँ, टू बैंकर्स, थर्ड पॉइंट, फॉर अ लोन ऑफ 15,000 रुपए एज कोलैटरल सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी वर्ड के बाद डैश लगाओ और लिखो 25,000 रुपए और ब्रैकेट में नॉमिनल। 25,000 रुपए और ब्रैकेट में नॉमिनल। लिख लिया, सवाल पूरा लिख लिया। आइए ये सवाल सॉल्व करें अब। और तो नहीं, चौथा पॉइंट तो नहीं है। बस यही तीन है, उसके नीचे बस अगली लाइन में लिख लो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। और इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, कंपनी ने सबसे पहले ये लिखा है कि कंपनी ने टोटल 1,00,000 रुपए के डिवेंचर्स इशू किए हैं। कंपनी ने टोटल 1,00,000 रुपए के डिवेंचर इशू किए हैं। कोई रेट नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में डिवेंचर्स का। ठीक है, तो फिर हम रेट का यूज भी नहीं करेंगे यहाँ पे अपनी एंट्रीज में। ठीक, अब पहला पॉइंट ये दिया हुआ है कि फॉर कैश एट 90%, यानी 90% कैश पे डिवेंचर्स इशू हुए हैं, डिवेंचर्स फॉर कैश इशू हुए हैं एट 90% ऑफ द वैल्यू। और कितने रुपए के डिवेंचर इशू है, 50,000 रुपए के डिवेंचर। तो 50,000 रुपए के डिवेंचर आपने इशू किए हैं 90% वैल्यू, यानी 50,000 का 90% कितना होता है, 45,000। 45,000 पे इशू हुए हैं वो डिवेंचर्स। ठीक है, फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो 50,000 रुपए तक के डिवेंचर 90% वैल्यू पे इशू हुए हैं, यानी 45,000 रुपीज रिसीव हुआ है आपको इशू करने पे। ठीक है, सेकेंड एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 45,000 रुपए
5,000 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट 50,000 रुपए। ठीक है। सेकंड, 20,000 रुपए के क्रेडिटर्स को पेमेंट के लिए हमने और कैपिटल एक्सपेंडिचर था उनका 25,000 का। ठीक है। तो 20,000 के एसेट्स हमने खरीदे हैं और उनको 25,000 रुपए के डिबेंचर्स हम पे कर रहे हैं पेमेंट के लिए। ठीक है। तो यानी जो एसेट्स हमने खरीदे कितने के, 20,000 के खरीदे हैं। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 टू वेंडर्स अकाउंट 20,000 रुपए। सेकंड, वेंडर्स अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए। ठीक है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट 5,000 रुपए। और हम कितने के डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, नॉमिनल वैल्यू कितनी दे रखी थी इसमें, 25,000। तो टू डिबेंचर्स अकाउंट 25,000 रुपए। क्या ये दोनों ही पॉइंट्स जो सॉल्व हुए और ये चारों ही एंट्रीज जो की गई क्लियर है कि नहीं? बताइए। क्या वेंडर ही लिखना होगा? हाँ, क्या लिखना होगा? वेंडर। हाँ, वेंडर लिखोगी, बिल्कुल। ठीक है। अगर कोई नाम नहीं दे रखा है तो वेंडर लिखोगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ओके। टू हमने डिवेंचर इशू किए हैं टू बैंकर्स फॉर लोन ऑफ 15,000 रुपए। 15,000 का लोन लिया और कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे 25,000 के डिवेंचर रखे हैं। ठीक है। तो आपको क्योंकि सेकंड वाला मेथड इसका ज्यादा सही लगा था तो हम सेकंड वाले मेथड के हिसाब से करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं और बैंक लोन का अकाउंट क्रेडिट करते हैं। लोन की अमाउंट कितनी है, 15,000 रुपए। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट करते हैं, टू डिबेंचर्स अकाउंट 25,000। तीसरा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। ठीक है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 5,000 ये है, 5,000 ये है, कितना हुआ 10,000। 10,000 हम राइट ऑफ कर देंगे, 10,000। ठीक है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। चलो, कोई डाउट इसमें, इस क्वेश्चन में? नो। नो डाउट। यस सर। चलो बढ़िया है। तो हो गया मेरे ख्याल से इस वाले पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हो गए हैं।
एक आध क्वेश्चन वो वाला करवा देंगे, दो कॉन्सेप्ट्स को आपस में मर्ज करते हुए, जैसे कंसिडरेशन अदर देन कैश और कोलैटरल सिक्योरिटी को आपस में मर्ज करके, या इनिशियल कॉन्सेप्ट को इसके साथ मर्ज करके। और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और दो कॉन्सेप्ट अभी और बचे इस चैप्टर में, फिर ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स शुरू करेंगे। आपके सिलेबस से कुछ भी नहीं हटा है ना, सारे चैप्टर्स कोर्स में है। क्यों? कोर्स में तो है, मे भी कंपैरेटिव वाला जो है शायद। मतलब कंपैरेटिव वाला हटा है कि नहीं? क्लास में पढ़ाया गया कि नहीं वो कंपैरेटिव कॉमन साइज? क्लास में पढ़ाया गया कि नहीं वो कंपैरेटिव कॉमन साइज? पढ़ाया गया था, लेकिन उसके बाद पता नहीं सर क्या बोल रहे थे कि हट गया है कि क्या, पूछा नहीं इस बारे में दोबारा। स्पष्टता से उनसे पूछो जरा कि क्या क्या है, मतलब सर जो चैप्टर्स डिलीट हो गए हो उनको बता दीजिए, ठीक है, है ना? पूछ जो लूंगी। चैप्टर्स डिलीट हो गए हो उनको बता दीजिए, क्योंकि आईसीएससी का इतनी आसानी से वो उस पे भी नहीं मिलता है, क्या कहते हैं आपका, यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब पे मैंने देखा था नहीं मिला था, और गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो भी नहीं मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आईसीएससी से कुछ हटा ही नहीं है, पूरा सिलेबस कोर्स में है, पूरा सिलेबस कोर्स में है। ठीक है, ऐसी कोई खास दिक्कत है नहीं, क्योंकि कंपनी अकाउंटिंग में एक बार शेयर्स चैप्टर कंप्लीट कर लो तो बाकी के चैप्टर्स अब इतना टाइम लेंगे नहीं। ठीक है, डिबेंचर्स पे आप मान के चलो बस हमारी 2 या 3 क्लास और लगेंगी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पे।